हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक की जिस टॉपिक की सीरीज चल रही है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देख लिया कार्बनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे देखा जाता है। फिर हमने इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को देख लिया कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। इसके पश्चात हमने इसके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है और उसमें कौन कौन से कंपाउंड किस प्रकार बनते हैं। उस सीरीज में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमने देखा कि जो मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट्स, यानी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साइक्लिक, एक होता है एसाइक्लिक। इस साइक्लिक को हमने फर्दर डिवाइड किया था आगे, और हमने डिवाइड किया था एलिसाइक्लिक और दूसरा था स्टूडेंट एरोमेटिक। और मैं अगर एरोमेटिक की बात करूं तो एरोमेटिक को हमने वापस डिवाइड किया था। एक तो होता है बेंजेनोइड, एक होता है स्टूडेंट नॉन बेंजेनोइड। एक होता है बेंजेनोइड, एक होता है नॉन बेंजेनोइड। अब बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड की बात करें तो बेंजेनोइड जिसके अंदर बेंजीन रिंग होती है, नॉन बेंजेनोइड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है। नॉन बेंजेनोइड के अंदर फिर ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक और ये सारी चीजें क्या होते हैं, उसके हमने पूरा पिछले वीडियो के अंदर डिटेल से स्टडी कर ली थी क्या होते हैं। तो आज हम जो अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेन है एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक में भी हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे स्टूडेंट्स एरोमेटिसिटी। क्या लेंगे? एरोमेटिसिटी। तो आप ये सोच रहे होंगे सर ये एरोमेटिकता होती क्या है। तो अभी बस 10 मिनट के अंदर आपके सामने एरोमेटिसिटी क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और थोड़ा पीछे के नॉलेज को भी आप इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको भी। तो देखते हैं एरोमेटिसिटी। इससे पहले एक मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा आपके साथ। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज मेटल, सर ये एरोमेटिसिटी के बीच में मेटल क्या है, जैसे आपसे कोई पूछता है कि मेटल को डिफाइन करो, तो आप जनरली क्या बोलते हो? सर जो ठोस होती है, सॉलिड होती है। बिल्कुल। जिसके अंदर विद्युत और ताप, हीट जिसको ऊष्मा बोलते हैं, की सुचालक होती है। बिल्कुल। कंडक्टर होती है जो। सर जिसमें तन्यता यानी डक्टाइल, डक्टाइल नेचर होती है। बिल्कुल। सर जो मेलिएबल होती है यानी आघात वर्धनीय, चोट लगाने पर वो क्या हो जाए, चद्दर के रूप में, आघात चद्दर के रूप में फैल जाती है, आघात वर्तनीयता। यानी सर जिसमें ये गुण पाए जाते हैं ना, वो क्या होती है, मेटल होती है। तो मैंने आपसे पूछा था मेटल की डेफिनेशन, लेकिन आपने तो कैरेक्टर बताए हैं। तो यही बात हम एरोमेटिसिटी के अंदर देखते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। एक्चुअल में जिस कंपाउंड्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो अ, उस नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस को फॉलो करता है, वो एरोमेटिक है। समझ में आ गया आपने मेटल के बारे में क्यों जिक्र किया? क्योंकि स्टूडेंट्स मेटल से हम यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हम मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि किसी भी चीज की को डिफाइन करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर्स बताते हैं। तो एरोमेटिसिटी के अंदर भी हमें क्या देखना है, जिसके अंदर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो जो कैरेक्टर पाए जाते हैं जिस कंपाउंड्स के अंदर, वो एरोमेटिक है। एरोमेटिक एक्चुअल में जो एरोमेटिक शब्द लिया गया था, एरोमा से लिया गया था, यानी स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर यानी विशिष्ट गंध जिसकी होती है।
तो ये तो नाम है एरोमेटिक कंपाउंड से लिया गया था। अब जो कंडीशंस की बात कर रहा हूं, जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस है स्टूडेंट स्टूडेंट वो मैं बात करता हूं आपके सामने। तो वो है, आपको ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर एरोमेटिसिटी कंप्लीट भी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है चक्रीय होना चाहिए। जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। सर साइक्लिक का हमें कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स, आप उसके स्ट्रक्चर और उसके फॉर्मूले को देख करके आप अच्छी तरह पहचान कर पाओगे कि वो साइक्लिक है या नहीं है। पिछले वीडियो में हम साइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। जैसे ये कोई कंपाउंड है तो ये चक्रीय है, यानी जिसके जो कार्बन के जो चेन होती है उसके जो बोथ एंड होते हैं, अपोजिट एंड होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। दूसरी जो बात हम करेंगे वो है समतलीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। उसकी जो कंडीशन है वो स्टूडेंट वो क्या है? प्लेनर होना चाहिए। सर इसके बारे में हमें कैसा पता चलेगा? तो प्लेनर के बारे में पता करने के लिए आप एक तो देखिए उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कार्बन में है या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो सर एस हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को कैसे देखते हैं, इसके बारे में मैं पीछे वाली सीरीज में आपसे बात कर चुका हूं। पीछे के वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन देखा जाता है उसके बारे में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। फिर भी मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, जो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। जो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो sp हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। तो सर हाइब्रिडाइजेशन तो एक और भी होता है sp3, लेकिन sp3 वाला क्या नहीं होगा स्टूडेंट? प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि उसकी sp2 की शेप जो होती है वो क्या होती है? ट्राइएंगुलर ट्राइएंगुलर प्लेनर होती है स्टूडेंट। त्रिकोणीय समतलीय होती है। त्रिकोणीय समतलीय होती है। तो दूसरी जो बात करें एसपी वाले की, उसकी शेप होती है स्टूडेंट लीनियर, रेखीय आकृति होती है। और sp3 की बात करें तो वो होती है चतुष्फलकीय। कौन सी होती है स्टूडेंट? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। लेकिन हम जो ये जो चतुष्फल की आकृति बात कर रहे हैं वो 4 सिग्मा बॉन्ड की कहानी है। या थोड़ा आपको पीछे के नॉलेज को भी काम में लेना पड़ेगा कि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वो टेट्राहेड्रल होगा, यानी उसके अंदर चतुष्फल की आकृति होगी। लेकिन 3 सिग्मा बॉन्ड और एक एलपी आकृति, एक एलपी रख रहा है तो वो चतुष्फल की आकृति नहीं रखेगा, वो प्लेनर के अंदर आएगा। तो ये आपको इतना, अगर आपको इस चीज को ध्यान से देख लेते हो उस कंपाउंड में, संकरण को उस कार्बन के, तो वो हम क्या पकड़ पाएंगे? इसके प्लेनिसिटी यानी जो इसकी समतलीयता है, प्लेनर स्ट्रक्चर के बारे में पता कर पाएंगे। नेक्स्ट जो स्टूडेंट ले रहे हैं तीसरा, वो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस, चक्रीय अनुनाद। इसके बारे में सर हमें कैसे पता चलेगा? साइक्लिक रेजोनेंस के बारे में इसकी भी कुछ कंडीशंस है स्टूडेंट्स, यानी वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर ये जो कैरेक्टर्स हैं या जो कंडीशंस पाई जाती है वो साइक्लिक रेजोनेंस दर्शाएगा। और चौथा है स्टूडेंट हक्कल का रूल, हक्कल नियम, हक्कल्स रूल। जिसमें हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है वो भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आ सकता है। सर आपने ऐसा क्यों बोला आ सकता है? क्योंकि हक्कल रूल, केवल हक्कल रूल्स का फॉलो करना ही जरूरी नहीं है स्टूडेंट। ये चारों कंडीशन जिस कंपाउंड में होगी वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो हम जो पहले ले रहे हैं इसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो पहला है साइक्लिक रेजोनेंस यानी चक्रीय अनुनाद। सर जो ये चक्रीय अनुनाद है उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? चक्रीय अनुनाद के लिए आपको देखना पड़ेगा, चक्रीय अनुनाद के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट पाई एंड सिग्मा बॉन्ड है क्या? यानी एकांतरित, एकांतरित पाई व सिग्मा बंध है क्या? अगर ये एकांतर रूप में, यानी पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट?
चक्रीय अनुनाद दर्शाएगा, पहली कंडीशन। सेकंड जो कंडीशन आपको देखनी है, क्या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर है। जरूरी नहीं है पहली वाली कंडीशन हो, ये दूसरी जो कंडीशन है वो होगी तो भी वो क्या होगा, चक्रीय अनुनाद दर्शाएगा। यानी उसके पास डबल बॉन्ड है, फिर आगे सिंगल बॉन्ड है, और इस सिंगल बॉन्ड वाले एटम पर या तो एलपी हो सकता है, तो वो क्या होगा, चक्रीय अनुनाद दर्शाएगा। थर्ड जो कंडीशन आपको देखनी है, उस थर्ड कंडीशन में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ क्या आपको ध्यान देखना है, पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव आवेश अगर उसके पास है तो भी वो चक्रीय अनुनाद दर्शाएगा, अल्टरनेट में किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। अगर चौथी कंडीशन की बात करूं तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज, यानी उसके साथ नेगेटिव आवेश है ना, तो भी वो क्या करेगा स्टूडेंट, चक्रीय अनुनाद दर्शाएगा। अगर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है तो उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा। चलो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। सबसे टिपिकल जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन, उसकी बात करें तो क्या इसमें चक्रीय अनुनाद है। बाकी वाली कंडीशन हम एरोमेटिसिटी को दोबारा जब इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब देखेंगे। अभी चक्रीय अनुनाद की बात करूं तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये पाई बॉन्ड है, इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, यानी अल्टरनेटली इसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। तो इस ये कौन सी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ये पहले वाली कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसमें चक्रीय अनुनाद है। हम दूसरी बात करते हैं, अगर मान लो ये है, ये कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड है, नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन आगे क्या है, अल्टरनेट में पॉजिटिव चार्ज है। यानी पाई बॉन्ड है, नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कौन सी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, थर्ड वाली कंडीशंस को फॉलो कर रहा है स्टूडेंट। अगर इसी के अंदर, तो यानी इन दोनों कंपाउंड में क्या हो गया, चक्रीय अनुनाद पाया जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी, नेगेटिव और यहाँ, सॉरी यहाँ नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो भी इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे कि पाई बॉन्ड है, नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड है, नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, यानी अल्टरनेट पोजीशन पर क्या आ रहा है, ये चौथी जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस है। अगर यहाँ पर एलपी और आ जाए, यानी इसी के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एलपी है। एलपी एक तरह से नेगेटिव है, वो एलपी को ही डिनोट कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो यहाँ भी हम देखते हैं क्या है, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, पाई बॉन्ड है, नहीं है, और यहाँ क्या है, एलपी है। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, है एलपी है। तो ये सारी कंडीशंस हैं वो जिसके अंदर पाई जाएंगी, इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन पाई जा रही है तो वो क्या होगा स्टूडेंट, चक्रीय अनुनाद दर्शाएगा। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह चक्रीय अनुनाद के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसके अंदर है फोर्थ जो कंडीशन है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टूडेंट, हक्कल नियम का पालन कर रहा है क्या। सर ये हक्कल नियम है क्या, तो जो हक्कल नियम का पालन करेगा वो भी क्या करेगा स्टूडेंट, हक्कल्स रूल, वो भी एरोमेटिसिटी की चौथी कंडीशन होती है। अब हक्कल नियम है क्या सर, जिस कंपाउंड्स के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हक्कल नियम का पालन करता है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि n का वैल्यू हमें यहाँ ले रहा हूं, 4n+2 का मान यहाँ ले रहा हूं, यानी यही क्या है, 4n+2 क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। अगर n का मान 0 है तो अगर आप यहाँ 0 वैल्यू रखते हो तो ये टोटल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आपकी क्या आएगी स्टूडेंट, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 हो गया। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 लूं तो 4 × 1 + 2 क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 3 पाई बॉन्ड हो गए स्टूडेंट। अगर बात करूं मैं n की वैल्यू में 2 लेता हूं तो 4 × 2 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन,
और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पाई बॉन्ड कितने हो गए स्टूडेंट? 5 हो गए। अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 प्लस 2 यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और जिसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 7 हो जाएगी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ n कोई संख्या है जो जीरो से स्टार्ट होकर के आगे कहीं तक भी जा सकती है। तो मैं मोटे तौर पर बात करूं, सर हमारी एक चीज समझ में आ रही है कि अगर पाई बॉन्ड की बात कर रहे हो आप, तो पाई बॉन्ड ओड नंबर में होनी चाहिए। यानी ओड नंबर में अगर पाई बॉन्ड है, विषम संख्या में पाई बंद है, या आप बात कर रहे हो कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर इनमें से जो भी कंडीशंस है वो फॉलो हो रही है, कोई सी भी देख सकते हो कंडीशन से एक दूसरे की आपस में जुड़ी हुई है, ये जो कंडीशंस है, अगर पाई बॉन्ड देखते हो तो ओड नंबर में पाई बॉन्ड है, या आप इलेक्ट्रॉन देखते हो तो 2, 6, 10 और 14 इस तरह इलेक्ट्रॉन है, तो वो हक्कल नियम का पालन कर रहा है। तो ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है, और बाकी आपके एरोमेटिसिटी में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। तो हक्कल नियम का जो पालन करेगा वो भी एरोमेटिसिटी की कंडीशंस में आएगा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 4 कंडीशंस होनी चाहिए। चारों में पहला साइक्लिक है, दूसरा प्लेनर है, तीसरा साइक्लिक रेजोनेंस है, फोर्थ जो है वो है हक्कल का रूल है। तो साइक्लिक के लिए हमें उसकी स्ट्रक्चर देख करके पता चल जाएगा। प्लेनर के अंदर हम उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे उस कार्बन का, मेनली sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वो क्या होगा? प्लेनर होगा। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो जो कि प्योर सिग्मा बॉन्ड से नहीं बना हुआ, वो भी क्या हो सकता है? प्लेनर हो सकता है। तीसरी कंडीशन है जो साइक्लिक रेजोनेंस है। साइक्लिक रेजोनेंस के बारे में हमने देखा 4 कंडीशंस, इन 4 कंडीशंस को कोई फॉलो कर रहा है तो उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा। चौथी जो शर्त है, कंडीशन है, वो है स्टूडेंट्स हक्कल का रूल पालन कर रहा है क्या? हक्कल रूल का मतलब यहाँ जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? अगर मैं आगे इसके अंदर इसी क्रम में बात करूं स्टूडेंट, तो एक होता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सर आप बीच में ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात क्यों लेके आए हो? क्योंकि इसी से मिलती जुलती शर्तें होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला कंडीशन साइक्लिक है क्या? ये तो सर पहली कंडीशन चक्रीय वाली तो एरोमेटिक में भी थी, तो ठीक है, यही तो हम बात कर रहे हैं ना। दूसरी कंडीशन की बात करें, प्लेनर है क्या? अरे सर ये बिल्कुल, ये भी तो एरोमेटिक की कंपाउंड की शर्त थी। दूसरा समतलीय है क्या? तीसरी जो कंडीशन है स्टूडेंट, वो है साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस ये तो सर एरोमेटिक की कंडीशन है, बिल्कुल उसी की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट। चक्रीय अनुनाद यानी जिसके अंदर पाई, इस जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन का मतलब हो गया विस्थानीकरण। वो क्या होना चाहिए? संपूर्ण, कंप्लीट चक्रीय संरचना में होना चाहिए, चक्रीय संरचना में होना चाहिए। जिसके अंदर ये ऐसा होता है वही साइक्लिक रेजोनेंस होता है, जिसकी अपने पूरी डिटेल से स्टडी कर ली। तो सर ये तीनों कंडीशंस तो एरोमेटिक की है, ये तीनों कंडीशन को जो फॉलो कर रहा हो, लेकिन स्टूडेंट जो चौथा है हक्कल का नियम, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो न होकर के अगर उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान दीजिएगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन न होकर के जिसमें क्या हो? 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो। अगर n का मान 0 रखूं तो क्या आएगा? 0। लेकिन उसके अंदर कोई कंपाउंड की बात ही नहीं करेंगे, यानी जिसके अंदर 1 रखूं तो क्या आ जाएगा? 4, 2 रखने पर क्या आएगा? 8, 3 रखने पर क्या आएगा? 12, और 4 रखने पर क्या आएगा? 16। यानी इस ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर पाए जाएं, वो क्या होता है स्टूडेंट? एंटी एरोमेटिक होता है। यानी पहली तीनों कंडीशन तो एरोमेटिक कंपाउंड की होगी, लेकिन चौथी कंडीशन हक्कल रूल में ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन नहीं करेगा। जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का पालन करेगा वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। तो आई थिंक आपको जो मैंने एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस बताई है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशंस बताई है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अभी हमारा एरोमेटिसिटी अधूरा है,
क्योंकि जब तक हम इस चीज को, जो कंडीशंस के बारे में और जिन शर्तों के बारे में हमने पढ़ा है, उसको अगर हमने अप्लाई नहीं किया है, अगर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हम हमें क्या नहीं समझ में आएगा, एरोमेटिसिटी समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे, अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके अंदर अपने क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे, किसके, एरोमेटिसिटी के, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिसिटी, वो जरूर आपको देखना होगा। क्योंकि अगर आप उन एग्जाम्पल में इन कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आप एरोमेटिसिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।